इसी पुलिस चौकी पर राखी सावंत और उनकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये हैं वो धाराएं जिनके तहत उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आईपीसी 354A, आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 509, आईटी एक्ट 67A, जो कि सबसे संगीन धारा है जिसके तहत कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। अभी आया 3 नवंबर 2022 के दिन राखी सावंत ने अपने जिम के बाहर खड़े होकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, लोगों को बुला कर दिखाया। 5 नवंबर 2022 के दिन राखी सावंत की वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने ओशिवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते दोनों पर आईटी एक्ट 67A की धारा लगी। आज यहाँ पर मैं आई हूँ सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे सर से ये मालूम करने कि क्या इस एफआईआर के चलते उन्होंने चार्जशीट फाइल करी या नहीं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द चार्जशीट फाइल होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है। अरेस्ट करने से पहले ये नोटिस दी जाती है। आपको बता दूं कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के पास बेल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी क्रिमिनल मिसडिमीनर, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट के तहत। कोई भी वकील संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं। हम लोग बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से मिले। रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा, मिस शर्लिन चोपड़ा आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा सर, जो कानूनी प्रक्रिया लागू होती है फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के मिसकॉन्डक्ट पर, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट पर, मैं उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहूँगी। मैंने रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफ़ी मांगती हैं तो मैं उन्हें माफ़ करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहूँगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे कहती हैं, शर्लिन चोपड़ा, अंबोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, एफआईआर
और बार काउंसिल की शिकायत, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात एफआईआर की तो नहीं हो रही है। तो आप इन दो मुद्दों को क्यों जोड़ रही है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप उसके बारे में सोचिए, एफआईआर के बारे में आप बात ना करें मुझसे। और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लूं। आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज़ पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज़ पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर लूं? तो उसने कहा कि कागज़ पर यह लिखा है कि मैं शर्लिन चोपड़ा आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे, ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत क्यों करूँ? तो उसने बोला नहीं नहीं, इस पर जो धारा लगी है आईटी एक्ट 67A, ये बहुत ही संगीन है, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव, जोर नहीं डाल सकते कि मैं एफआईआर को वापस लूँ। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहाँ उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ क्योंकि जब जाती हूँ तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज़ पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं, आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर। उसके बाद जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस एफआईआर को वापस लूँ। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज़ बनना चाहती हूँ। अरे, जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए एक स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार, दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूँ कि ये जो आप धमकियाँ देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शर्लिन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत की वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई हैं। मैंने कहा देखिए, ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ, क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं, अगर आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ उसके बारे में सोचिए। आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप माफी मांगिए। आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। जी वो पेपर दिखा दीजिए। थोड़ा पीछे आ जाओ मैडम थोड़ा पीछे आ रहा है। बस ये है वो FIR जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ इस पुलिस चौकी, अंबोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धाराएं आप देख सकते हैं। IPC 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 509, ID Act 67A। इन तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजेबल हैं। IPC 354A, IPC 509, ID Act 67A। चलिए अभी अंदर यहाँ पर है राखी सावंत का नाम, रुको हिला मत, थोड़ा नीचे ये देख सकते हैं आप। रुको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाथ आपके हाथ हटाइए। ये मिल गया यहाँ पे भी दिखाइए मैडम, इधर मैडम। थैंक यू। अब आप ये बताइए, हाँ, जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राजश्री के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राजश्री के साथ कर रही है। कहती है कि राजश्री का जो वर्क प्लेस है वो असल में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बताइए आप, हाँ, क्या संविधान हमें ये हक देता है कि हम किसी के वर्क प्लेस के बारे में इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का क्या हमें कोई हक है? किसी महिला को जलील करने का क्या हमें कोई हक है? आए दिन आदिल भाई पर इल्जाम लगा रही है। कभी कहती है किसी ट्रक की वजह से उसका कोई दोस्त मर गया। कभी कहती है कि आदिल खूनी है, उसने किसी को उड़ा दिया ट्रक से। कभी कहती है वो बलात्कारी है। कभी कहती है कि वो मारता है, पीटता है। कभी कहती है कि वो चोर है। कभी कहती है कि वो कौन आर्टिस्ट है, लोगों को चूना लगाता है। क्या है ये सब? हाँ, महिलाएं बाजारू हैं, वैश्यां हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कौन सी खेत की मूली हो? कौन हो आप? हाँ, बाबा राखी सावंत, स्वामी राखी सावंत, कौन हो आप? हाँ, क्या आपकी असलियत से लोग वाकिफ नहीं हैं? अरे मेरी कोई लड़ाई ही नहीं थी उसके साथ, कोई लड़ाई नहीं थी। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में ये बीच में आई। उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना इसको। चलिएगा।
चलो थैंक यू आज ये 7 से 7.5 लाख का आरोप लगाया किसने? फैजान अंसारी कौन है ये? ये उन्होंने बोला है कि 7.5-8 लाख का क्राइम किया है आपकी भाई ने ऑल्सो मैंने शर्मिन, अभी सुना आपके मुँह से। शर्मिन, अभी आपने जिस एलिगेशन के बारे में बात किया कि राष्ट्रीय के नेला स्टूडियो को राखी ने प्रोसिक्यूशन बताया है, बिल्कुल। वो बट राखी ने इन चीज़ों से डिनाई किया, तो इसमें क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा अगर मैंने सिखाया तो सबूत ला के देखिए, वो अपराध करती है और फिर हाथ ऊपर करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या उसने मुझे बाजारू नहीं कहा? मीडिया के सामने आकर सीना ठोक कर बोला, सुनो सुनो, शर्लिन चोपड़ा को वैश्य व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ा गया। पता है कहाँ? अलीबाग पुलिस ने पकड़ा, अलीबाग में पकड़ा। क्या हुआ? अंबोली पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अलीबाग पुलिस को संपर्क किया और अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। क्या है ये? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ! शर्म करो, संविधान के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। लाइट आ गया चलो ये है जो फैजान अंसारी जो कह रहे हैं कि उन्होंने लड़की को फंसाया अरे है यार ये थोड़ा मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ मैडम, क्राइम भी किया होगा उनके फ्रेंड के अगर उनके पास सबूत है उन्हें पेश करना चाहिए। थोड़ा पीछे ले लो ना। अगर सबूत है तो पेश करना चाहिए। आगे भाई ने उनको गाली देके बोला है कि आपने पैसा नहीं दिया। हाँ, तो ये सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाए, थोड़ा पीछे इसकी मैम इधर इसकी सत्यता। मैडम इधर जी, मैं कह रही हूँ जिसके पास जो भी थोड़ा पीछे हो जाओ मैडम, पीछे पीछे। दिख रहे नहीं अब हाँ अभी बराबर। जिसके पास जो सबूत है वो पेश करे और पुलिस जांच पड़ताल करे। ऑल्सो शर्मिन, एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आज चार्जशीट के बारे में बात जी, करने बिल्कुल। वाली हो, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या अरेस्ट हो सकते हैं राखी और उनके लॉयर? चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट मैडम थोड़ा पीछे पीछे। हाँ रुको यार, चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। इसलिए बस क्या मैं जानने आई हूँ कि चार्जशीट फाइल हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कब तक होगी। और मैंने पूछा कि सर रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनके पास तो बेल है नहीं, तो उन्हें अरेस्ट कब किया जाएगा? तो सर ने कहा कि 41A CRPC की नोटिस उन्हें दी गई है, अरेस्ट बहुत जल्द करेंगे और चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल होगी। उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और मुझे आश्वासन दिया कि मुझे जस्टिस, इंसाफ, न्याय अवश्य मिलेगी। चलो थैंक यू अंदर जाके वापस आइए चलिए थैंक यू। एसआई शिंदे सर ने ये आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।